तभी कार्तिक बोला, अंकल आप उससे बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं। शादी कोई छोटा डिसीजन नहीं होता, यह बहुत बड़ी बात है, उसकी ज़िंदगी भर का सवाल है, वह कैसे हाँ कर दे। तभी आकाश बोला, देखा बाबा, आपने इन लोगों की मदद करी, इस पर कार्तिक की जान बचाई और बदले में इन्होंने क्या दिया आपको। इसीलिए कहता हूँ कि किसी का भला मत कीजिए, खासकर इन शहरी लोगों का, यह बहुत मतलबी होते हैं। कार्तिक ने तो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। उसे आकाश पर उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी पंकज बोले, चुप करो आकाश, बहुत बोलने लगे हो। तभी रूपा गुस्सा करती हुई बोलती है, सही तो बोल रहा है मेरा बेटा, इसमें गलत क्या है। आपने इनकी मदद करी और बदले में इन्होंने क्या किया, आपकी बातों को नकार दिया। तब आरव अपना बैग वहीं रख कर बाहर आ जाता है। कार्तिक भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। आरव आकर अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठ जाता है। कार्तिक भी उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, आरव तू परेशान मत हो और तुझे ये शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तेरी वजह से नहीं हुआ है, ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं। फिर भी ये लोग तुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जानता हूँ कार्तिक, आई विश कि मैं कल दोपहर में ही यहाँ से निकल गया होता, तो यह सब होता ही नहीं। काश कार्तिक, तूने उस दिन रुकने की जिद नहीं की होती। सॉरी आरव, गलती ही मेरी थी, मैंने तुझे फोर्स किया था। आई एम रियली सॉरी। तभी आकाश बाहर आया, उसके साथ पंकज, रूपा और रानी तीनों बाहर आए। क्या हुआ मिस्टर आरव, कुछ सोचा तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी बहन की शादी टूटी है, अब तुम्हें ही मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी। से उठता है और आकाश के पास जाकर, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, समझे? तुम पता भी है कि मैं कौन हूँ? मुंबई का सबसे नामी बिजनेसमैन हूँ मैं। अगर चाहूँ तो तुम्हें चुटकियों में अंदर करवा सकता हूँ, मुझे धमकी देने के आरोप में, समझे तुम? अभी तुमने आरव कपूर जाना ही कहाँ है। तभी पंकज बोले, बस करो तुम दोनों। तब रूपा भी गुस्से से आरव पर चिल्लाती हैं, बस करो आरव, अब बहुत हुआ, होगे तुम मुंबई के नामी बिजनेसमैन, पर यह मत भूलो कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारी वजह से टूटी है और तुम उल्टा मेरे बेटे को ही सुना रहे हो। मैं मानती हूँ कि यह एक बड़ा फैसला है तुम्हारे लिए, पर क्या तुम वह एहसान भूल गए जो माही के बाबा ने तुम्हारे ऊपर किए हैं? उन्होंने तुम्हारे दोस्त को उन गुंडों से बचाया, जिस वजह से आज तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ यहाँ सही सलामत खड़ा है। एक एहसान के बदले में ही हम पर यह एहसान कर दो। तभी कार्तिक गुस्से से बोला, बस करिए आप सब, मेरे दोस्त को इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चल आरव। कार्तिक अंदर जाकर बैग उठाता है और बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहता है क्योंकि उसे उसका वादा याद आ जाता है जो उसने पंकज को दिया था। तभी कार्तिक कार से आरव को आवाज़ देता है, क्या हुआ आरव, तू वहाँ क्यों खड़ा है? चलना जल्दी, हमें लेट हो रहा है। तभी आकाश गुस्से से बोलता है, देखा बाबा, आपने, मैंने कहा था ना कि यह शहरी बहुत ही स्वार्थी होते हैं, उनके वादे भी झूठे होते हैं। जैसे ये आरव कपूर झूठा, उसी तरह इसका वादा भी झूठा। चलिए बाबा, हम सब अंदर चलते हैं, वैसे भी यहाँ रुक कर कोई फ़ायदा नहीं है। रूपा, पंकज और आकाश तीनों अंदर जाने लगते हैं, लेकिन रानी वहीं खड़ी रहती है, बस आरव को ही देखती रहती है। तभी आरव तेज आवाज़ में चिल्लाता है, रुक जाइए आप सब। सब पीछे मुड़कर आरव की तरफ देखने लगते हैं। तब आरव कड़क आवाज़ में बोलता है, आरव कपूर को जो वादा कर उसे वह हर हाल में पूरा करता है, समझे आकाश? और मेरा वादा झूठा नहीं है। अगर मेरा वादा झूठा होता तो मैं यहाँ अभी तक खड़ा नहीं रहता।
बल्कि अपनी गाड़ी में बैठकर अब तक यहाँ से जा चुका होता। फिर आरव एक लंबी सांस भरता है और फिर बोलता है, मैं माही से शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर तो पंकज और रूपा एकदम खुश हो जाते हैं। आकाश भी अंदर से बहुत खुश होता है, पर वह दिखाता नहीं। तभी कार्तिक जल्दी से कार से बाहर आता है और आरव से बोलता है, ये तू क्या कर रहा है आरव? ये लोग तुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं और तू इनकी बातों में आ रहा है। चल गाड़ी में बैठ, हम अभी निकलेंगे। नहीं कार्तिक, हम नहीं जा रहे। आज यह शादी होगी और ज़रूर होगी। मैंने इनको वादा किया है और इस वादे को मैं हर हाल में निभाऊंगा। तब कार्तिक बोला, पर आरव, यह वादा उन्होंने तुझसे धोखे से लिया है। इन लोगों ने यह नहीं बताया था कि तुझे तेरी शादी का वादा मांग रहे हैं। तब आरव बोला, पता है ना कार्तिक कि मैं जो वादा करता हूँ उसे फिर हर हाल में पूरा करता हूँ, और मैंने उन्हें अनजाने में जो वादा किया है वह मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही क्यों ना हो रही हो। तब कार्तिक आगे कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे आरव के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकता था, क्योंकि कार्तिक जानता था कि आरव अपने उसूलों का बहुत पक्का है। वह अगर किसी को वादा देता तो उस वादे को वह ज़रूर पूरा करता है। इधर रानी खिड़की के पास खड़ी थी। वह एकदम सदमे में थी और सोच रही थी कि पहली बार उसको कोई पसंद आया था, लेकिन बात कुछ आगे बढ़ती इससे पहले ही सब खत्म हो गया। यह सोचकर ही उसके आँखों से 2 बूंद आंसू छलक पड़ते हैं। तभी रूपा रानी के पास आती है और बोलती है कि रानी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती है। तभी रूपा बोलती है, जाओ बेटा, जाकर माही को तैयार करके नीचे ले आओ। जी अभी आती हूँ। इधर पंकज शादी की सारी तैयारियां कर देते हैं। वह पंडित जी को भी बुला लाते हैं। मंडप सज जाता है। पंडित जी भी मंडप में आकर बैठ जाते हैं। इधर कार्तिक भी आरव को तैयार कर देता है। आरव ब्लू कलर की शेरवानी पहने और सर पर सेहरा सजाए बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर बाद आरव बाहर आता है और फिर आकर मंडप में बैठ जाता है। उसके पीछे कार्तिक भी आकर वहीं खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद रानी माही को लेकर सीढ़ियों से नीचे आती है और माही हल्के ब्लू कलर का लहंगा पहने हुए और गहनों से सजी हुई थी। एक तो माही पहले ही खूबसूरत, पर दुल्हन बनकर तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रानी उसे नीचे लेकर आती है। रूपा उसकी नज़र उतारने लगती है, फिर उसे मंडप में ले जाकर आरव के बगल में बैठा देती है। आरव थोड़ा खिसक जाता है। वह माही को एक नज़र उठाकर देखता भी नहीं, बस सामने जल रही अग्नि को ही देखता रहता है। उस वक्त वह बहुत गुस्से में था। वहाँ जितने लोग खड़े थे उन सब के लिए उसके दिल में सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। रानी तो एकदम उदास सी खड़ी थी। वह बस आरव को ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद शादी की एक एक रस्म स्टार्ट हो जाती है। फिर दोनों एक एक रस्में पूरी करते हैं और फिर आखिर में आरव माही की मांग भर कर यह शादी पूरी कर देता है। पंडित जी खुश होकर बोलते हैं, शादी संपन्न हुई। बच्चों, अब आप जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तब दोनों खड़े हो जाते हैं सबका आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन सिर्फ माही ही जाकर सबका आशीर्वाद लेती है। आरव नहीं जाता, वह बस वहीं खड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद माही की विदाई का टाइम आ जाता है। पंकज और रूपा माही को पकड़कर रोने लगते हैं।
आकाश भी उनके गले लगकर रो देता है। वहीं पंकज जी आरव के पास आते हैं। आरव उन्हें देखकर मुंह फेर लेता है। पंकज बोलते हैं, जानता हूँ बेटा कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। तभी रूपा आती हैं और वह भी आरव से माफ़ी मांगती हैं। मुझे माफ़ कर देना आरव बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने जो हम पर एहसान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माही को हमेशा खुश रखना बेटा, वह रोते हुए बोलती हैं। आरव कुछ नहीं बोलता, वह बस सुनता रहता है। तभी आकाश आरव के पास आता है और बोलता है, आरव मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। आकाश नम आँखों से बोलता है, तुमने मेरी बहन से शादी करके यह साबित कर दिया कि सब शहरी लोग बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं तुम्हारी तरह। तुम अपने वादे के पक्के हो, तुमने जो वादा किया उसे बखूबी निभाया। तब आरव सख्त लहजे में बोलता है, अच्छी बात है कि ये बात तुमको समझ आ गई, पर अफसोस इस बात का है कि बहुत देर से समझ आई। आकाश अपनी नज़रें नीची कर लेता है और बोलता है, मैं तुमसे फिर से एक बार माफ़ी मांगता हूँ और बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन का ख्याल रखना, यह एक भाई की विनती है। आरव कुछ नहीं बोलता, बस जाकर गाड़ी में बैठता है। चलो कार्तिक, हमें लेट हो रहा है। तब कार्तिक माही से बोलता है, चलिए भाभी। माही फिर से एक बार रोते हुए अपने माँ बाप को गले लगा लेती है। फिर भाई से गले मिलकर आकर गाड़ी में पीछे बैठ जाती है। आरव जब माही को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। आरव पहले गुस्से में नहीं था माही से, क्योंकि उसके लिए तो आरव के मन में हमदर्दी थी, उसके साथ जो हुआ था इस वजह से। लेकिन आरव को तो इस बात का गुस्सा था माही से कि उसने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया। अगर वह चाहती तो मना कर सकती थी। माही के मासूम से चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। जब आरव उसे घूर कर देखता तो वह अपनी नज़रें नीची कर लेती। इसी तरह कुछ घंटों बाद आरव अपने बंगले में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह पहुंचता है तो देखता है कि मेन गेट पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। यह देखकर कार्तिक और आरव दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी आरव गुस्से से बोलता है, ये मीडिया वाले यहाँ कैसे आ गए? इनको किसने खबर दी मेरी शादी के बारे में? फिर वह कार्तिक से बोलता है, एक काम कर तू कार्तिक, गाड़ी पीछे वाले साइड से ले चल। तब कार्तिक गाड़ी घुमाकर पीछे वाली साइड से ले जाता है। फिर दोनों कार से उतरते हैं। आरव उतरकर सीधे जाने लगता है। तब कार्तिक उसको आवाज़ देता है, यार आरव, भाभी को तो लेकर जा। पर आरव उसकी एक नहीं सुनता और सीधे बंगलों के अंदर चला जाता है। तब कार्तिक कार का दरवाज़ा खोलता है और माही से बोलता है, आइए भाभी। तब माही कार से बाहर आती है तो वह उस आलीशान बंगलों को बहुत गौर से देखने लगती है। तभी कार्तिक पूछता है, क्या हुआ भाभी? तब माही घबरा कर बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है, फिर चलिए हम अंदर चलते हैं। कार्तिक माही को बंगलों के अंदर लेकर जाता है। जैसे ही कार्तिक और माही अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आरव दरवाजे पर ही खड़ा था, वह अभी अंदर नहीं गया था। यह देखकर कार्तिक बोलता है, यार तू यहीं पर खड़ा था तो हमारे साथ क्यों नहीं आया? आरव कुछ नहीं बोलता, बस उसको एक नज़र घूर कर देखता है। तब कार्तिक चुप हो जाता है। फिर वह तीनों साथ में अंदर जाते हैं।
पर वहाँ तीनों जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सोफे पर अविनाश कपूर और आरती कपूर बहुत ही गुस्से में बैठे हुए थे। फिर वह जैसे ही उन तीनों को देखते हैं तभी उनका गुस्सा फूट पड़ एक नज़र माही को घूर कर देखती है, फिर और गुस्से से बोलती है, क्यों आरव, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें बताया तक नहीं। हमें तुम्हारे बजाय इन मीडिया वालों से खबर मिल रही है कि तुमने शादी कर ली। ऐसी बात नहीं है मॉम, सब इतना जल्दी हो गया कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आया और मुझे नहीं पता कि इन मीडिया वालों को यह खबर कैसे मिल गई। तब अविनाश गुस्से से बोलते हैं, बस करो आरव, ये शादी ही है, कोई मजाक नहीं है। हम मुंबई शहर के सबसे फेमस बिजनेसमैन हैं, हमारी इज्जत है, पर आज तुमने इसे मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मॉम डैड, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। तब अविनाश उससे बोले, क्या एक्सप्लेन करोगे आरव? बाहर मीडिया वाले ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं, हम उनके सवालों का क्या जवाब दें? बताओ, क्या बोलोगे उन्हें? बोलो। और तुम्हारे लिए तो एक से एक बढ़िया से बढ़िया हाई प्रोफाइल रिश्ते आ रहे थे, पर तुमने ही मना कर दिया था कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी, इसीलिए हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। पर अब तुमने खुद ही शादी कर ली, और वो भी ऐसी लड़की से जिसका स्टेटस हमारे स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करता। माही सर झुकाए खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कार्तिक को भी बहुत बुरा लग रहा था माही के लिए, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। तब आरव बोलता है, मॉम डैड प्लीज़ काम डाउन, मैं आपको सब बताता हूँ, बस एक बार आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। तब आरती बोलती है, ठीक है, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तब आरव उनको सब बताता है और तब तक जो भी हुआ सारी बातें सुनकर आरव के मॉम डैड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अविनाश गुस्से से बोलते हैं, उनकी इतनी हिम्मत, उन्होंने मेरे बेटे को शादी के लिए फोर्स किया, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वह बाहर जाने लगते हैं। तभी आरव बोलता है, रुकिए डैड, मैंने ये शादी आपके दिए हुए वादे की वजह से की है, उनके फोर्स करने की वजह से नहीं। अगर मैंने उन्हें वादा ना दिया होता तो मैं ये शादी कभी नहीं करता, चाहे फिर वो मुझे कितना भी क्यों ना फोर्स करते। पर बेटा, तुम नहीं जानते ऐसे लोगों को, उन्होंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। आई नो डैड, बट मैं क्या करता, मैं आपको वादे की वजह से मजबूर था। मैंने उनको वादा दे दिया था तो मुझे अपने इस वादे को हर हाल में निभाना था, सो मैंने निभाया। तब आरती बोलती है, बेटा, तुम्हें वादा करने की क्या ज़रूरत थी? जब तुम अपने वादे के इतने पक्के हो तो तुम्हें सोच समझकर ही किसी को कोई वादा देना चाहिए, वरना वो इंसान तुम्हारे वादे का गलत फ़ायदा उठाएगा। सॉरी मॉम, गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा। तभी कार्तिक बोलता है, सॉरी आंटी, अंकल, ये मेरी गलती है। अगर मैं आरव को वहाँ ना ले जाता तो कुछ नहीं होता। तब अविनाश बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम खुद को ब्लेम मत करो। आरती बोलती है, गलती तुम दोनों की नहीं है बेटा, बल्कि ये तो उन लोगों की चाल थी। उन लोगों ने अमीर लड़कों को देखा तो कोई मौका नहीं छोड़ा उन्हें फंसाने का,
और मेरा ये बेवकूफ़ बेटा उसकी चाल समझ नहीं पाया और उसमें फंस गया। तब कार्तिक बोला, अच्छा आंटी अंकल, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। जी ज़रूर, बाय। आरव। कार्तिक समझ जाता है कि आरव अब भी उससे गुस्सा है। फिर कार्तिक कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर जब आरती की नज़र माही पर पड़ती है तो फिर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुस्से से माही के पास आती है और ज़ोर से चिल्लाती है, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करके? अरे कैसी लड़की हो तुम? तुम्हारी शादी टूट गई तो तुमने मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाकर उससे ही शादी कर ली। लेकिन हम इस रिश्ते को नहीं मानते। हम तुम्हें अपनी बहू कभी नहीं समझेंगे, समझी तुम? तो मिडिल क्लास पर अपने मिसेस कपूर बनने का सपना देख रही हो? माही अपना सिर नीचे किए बस रोती रहती है। आरती फिर बोलती है, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आरती गुस्से से माही का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक खींच कर ले जाती है और उसे कसकर धक्का देकर बोलती है, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। माही गिरने ही वाली होती है कि आरव उसे पकड़ लेता है। तुम ठीक हो? माही हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। फिर आरव आरती के पास आता है। मॉम, आप ये क्या कर रही थी? आप माही को घर से क्यों निकाल रही थी? वह भी इतनी रात में क्यों मॉम? आरव, तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? तुम तो इस शादी को नहीं मानते हो ना? ऑफ कोर्स मॉम, मैं इस शादी को नहीं मानता। इन फैक्ट मैं उसे अपनी वाइफ भी नहीं मानता। मैं जो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि माही के लिए ये जगह नहीं है। वह यहाँ किसी को भी नहीं जानती सिवाय मेरे। ऐसे में मैं उसे बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? वो आधी रात को कहाँ जाएगी? उसके लिए यह सेफ नहीं है। मैं मानता हूँ कि यह शादी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ हुई है। मैं माही से शादी नहीं करना चाहता था, पर मैं उसको यहाँ लेकर आया हूँ। वो अब मेरी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। तब आरती बोलती है, ये क्या बोल रहे हो आरव? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम इस शादी को भी नहीं मानते, फिर भी तुम इसे यहाँ रहने दे रहे हो। तब अविनाश बोले, मेरे ख्याल से माही को अभी हमें यहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि बाहर मीडिया वाले खड़े हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि आरव ने अपनी नई नवेली दुल्हन को शादी के पहले ही दिन घर से बाहर निकाल दिया तो सोचिए, वह आरव से तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे। तब आरव उन सब के सवालों का क्या जवाब देगा और फिर हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? और अभी क्या कम होंगे उनके सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी होगी उन लोगों ने कि आरव ने किससे शादी की, लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब आरती बोलती है, ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे कीजिए, पर आरव, मैं इस लड़की को ज़्यादा दिन यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हें इस प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व करना होगा। तब आरव आरती का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, डोंट वरी मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। मैं माही को जल्दी ही डिवोर्स दे दूँगा,
फिर वह अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। पर अभी आप लोग जाइए और सो जाइए, बहुत रात हो गई है। तब आरती बोली, पर इस लड़की का क्या? आप फिक्र मत कीजिए, वो मैं देख लूँगा। आप दोनों बस जाइए और सो जाइए। गुड नाइट मॉम डैड। गुड नाइट बेटा। और फिर आरती और अविनाश दोनों सोने चले जाते हैं। फिर आरव माही के पास जाता है। माही घबराते हुए पीछे हट जाती है। तब वह गुस्से से माही का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, चलो मेरे साथ। और फिर वह माही को खींचते हुए एक बड़े से कमरे के अंदर लाकर छोड़ देता है और बोलता है, अब यही तुम्हारा रूम है। जब तक यहाँ हो इसमें ही रहोगी। माही कुछ नहीं बोलती, बस उस कमरे को देखती है जो कि बहुत ही बड़ा था। आरव उससे गुस्से में बोलता है, एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम चाहती तो मना भी कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया, जबकि तुम यह अच्छे से जानती थी कि तुम्हारी शादी मेरी वजह से नहीं टूटी है। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। माही कुछ नहीं बोलती, बस अपनी सर को नीचे किए झुकाए हुए रखती है। जब माही कुछ नहीं बोलती तब आरव गुस्से से बोलता है, तुमने मुझसे शादी तो कर ली मिसेज माही मल्होत्रा, पर मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उसके बाद मैं तुम्हें इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। बस कुछ दिन तुम यहाँ रह लो, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो जब तक यहाँ हो एक मेहमान की तरह ही रहना। मेरी पत्नी और इस घर की बहू बनने की कोशिश कभी मत करना, समझी तुम? यह सुनकर तो माही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके आरव से बोलती है, आरव जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। आपने मुझसे शादी की है। आप मुझे ऐसे कैसे तलाक दे देंगे? और फिर मैं कहाँ जाऊँगी? इस शहर में तो बिल्कुल नई हूँ, किसी को भी नहीं जानती। तब आरव माई को घूर कर देखता है और बोलता है, तुम और मेरी पत्नी, यह ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम मेरी पत्नी नहीं हो और मैं इस रिश्ते को नहीं मानता, तो तुम मेरी पत्नी कैसे हुई? और रही बात डिवोर्स की, वो तो मैं तुम्हें देकर ही रहूँगा और जल्दी ही दूँगा। उसके बाद तुम यहाँ जाओ, जैसे रहो, आई डोंट केयर। यह बोलकर आरव जाने लगता है। तभी वह पीछे मुड़कर बोलता है, और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे परेशान मत करना, संदीप को आवाज़ दे देना। यह बोलकर वह चला जाता है। माही वहीं बैठकर रोने लगती है। माही वहीं रोते रोते सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। तब माही की आँख खुलती है। फिर वह जैसे ही घड़ी की तरफ देखती है तो हड़बड़ा कर उठ जाती है। अरे, 8 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी। फिर वह जल्दी से फ्रेश होकर आती है और फिर अलमारी खोलती है। उसमें से एक बहुत ही सुंदर लाल कलर की साड़ी निकालती है और उसे बेड पर रख कर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह नहाकर बाहर आती है और फिर जल्दी से साड़ी पहनती है। फिर मेकअप करती है, लिपस्टिक लगाती है, माथे पर बिंदी लगाती है, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र पहनती है। फिर बालों को खुला रखती है, आखिर में मांग भरती है।
इस पूरे लुक में वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वह जल्दी से बाहर आ जाती है। फिर वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है तो देखती है कि बाहर कोई नहीं था, सिर्फ संदीप था जो डाइनिंग टेबल से प्लेट हटा रहा था। तभी संदीप माही को देखकर पूछता है, मैम मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? तब माही उससे बोलती है, पर सब लोग कहाँ गए हैं? मैम सब लोग तो ऑफिस के लिए निकल गए, कब तक आएंगे? माही बोली, मैम अब तो सब लोग 5 बजे ही वापस आएंगे। यह सुनकर माही उदास हो जाती है। फिर वह अपना नाश्ता करने लगती है। शाम का वक्त था। माही गार्डन में टहल रही थी। वह सुंदर सुंदर फूलों को देखकर खुश हो रही थी कि तभी उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह झांक कर देखती है। कार में से आरती, अविनाश और आरव तीनों बाहर आते हैं। वह जैसे ही आरव को देखती है तो तुरंत भागकर आरव के पास जाने लगती है। तभी आरती से टकरा जाती है। फिर क्या था, आरती उस पर बरस पड़ती है। देखकर नहीं चल सकती, बेवकूफ़ लड़की। सॉरी माँ जी, माही बोली। तभी आरती का गुस्सा और बढ़ गया। क्या कहा तुमने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे माँ जी बोलने की? तुम हमारी बहू नहीं हो, समझी तुम? यह बोलकर आरती गुस्से से अंदर चली जाती है। अविनाश भी उसके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। तब आरव माही के पास आता है तो वह उसे थोड़ी देर बस देखता ही रह जाता है। वो लाल साड़ी में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर वह अपने होश में आता है और गुस्से से बोलता है, यह क्या था माही? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता और न ही मेरी फैमिली वाले तुम्हें इस घर की बहू। तुम्हें समझ ही नहीं आता और तुम ऐसे भाग कर क्यों आ रही थी मेरे पास? मुझसे तुम्हें क्या काम था? माही आंखों में आंसू लिए बोली, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे तुम्हें क्या बात करनी थी? एनीवे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं यह बोल रही थी कि अब हमारी शादी हो चुकी है। आप माने या ना माने, लेकिन यही सच है। मैं इस रिश्ते को सच में निभाना चाहती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप भी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। बस मैं और कुछ नहीं चाहती। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? मैंने कल तुमसे क्या कहा था? तुम वो सब भूल गई? मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरी पत्नी ही हो और ना ही मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी मानूंगा, समझी तुम? इसी तरह तेजी से दिन बीतते रहे। कोई माही से बात नहीं कर रहा था। सब उसे इग्नोर कर रहे थे, यहाँ तक कि आरव भी। आरती कपूर तो उसे हर वक्त ताना देती रहती। माही अगर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती तो सब उठ जाते हैं। आरती, अविनाश और आरव सब उसे इग्नोर करते रहते। आरती तो बस एक ही बात कहती, कब निकालोगे इस माही को यहाँ से? तब आरव बस एक ही बात कहता, मॉम थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं माही से डिवोर्स ले लूँगा। ये सुनकर अविनाश और आरती को थोड़ा सुकून मिलता, पर माही उसे तो बहुत तकलीफ़ होती है यह सुनकर, क्योंकि माही कोई कसर नहीं छोड़ रही थी एक अच्छी बहू बनने की। पर सब उसे बार बार यही याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वह इस घर की बहू नहीं है और न ही आरव की पत्नी है। आरती और अविनाश को बिजनेस के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ जाता है। जाते जाते वह आरव से यह कहकर जाते हैं कि हमारे आने तक तुम इस माही से डिवोर्स ले लेना। हाँ मॉम डैड, डोंट वरी,
आप फिक्र मत कीजिए। फिर वह दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वो स्टोर रूम से हटाकर एक दूसरा कमरा दे देता है, क्योंकि माही थी तो उसकी पत्नी। वह भले ही इससे इनकार करता, पर पूरी दुनिया की नज़र में वही उसकी वाइफ थी। इसी तरह 5 मर जाते हैं, पर इन दोनों के रिश्ते में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन आरव अपना वॉलेट ढूंढ रहा था, पर उसको मिल नहीं रहा था। तभी माही आती है और उसे उसका वॉलेट देती है, जो ड्रॉर में रखकर भूल गया। पर इस पर उल्टा आरव ना देता है। मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो, मिसेस माही मल्होत्रा। मत भूलो कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, ना ही मैं इस रिश्ते को मानता हूँ। समझी तुम? आइंदा से मेरे साथ ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान हो। इसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। यह कहकर आरव चला जाता है। माही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह छत पर जाकर खूब रोती है और रोते रोते वहीं बैठ जाती है। कुछ देर रो लेने के बाद वह अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मेरी भी कोई इज्जत है, कब से सहती जा रही हूँ इन सब की बातें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, पलट कर जवाब नहीं दे सकती। मैं तो बस अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए इज्जत से पेश आ रही थी। पर अब नहीं, मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मेरी और सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। फिर वो उठती है और नीचे आ जाती है तो देखती है कि आरव बैठकर खाना खा रहा था, तो उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और वह भी अपना खाना खाने लगती है। आरव उसे घूर कर देखता है और बोलता है, ये क्या तरीका है? अगर तुम्हें खाना खाना है तो दूसरी चेयर पर बैठो, और वैसे भी इतनी सारी चेयर्स खाली पड़ी हैं, तुम वहाँ जाकर बैठो। तुम मेरे बगल वाली चेयर पर क्यों आकर बैठी हो? तभी माही, क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहे जहाँ बैठूं। वैसे भी आपको तो डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ ना? आरव माही को अभी भी घूर रहा था। तभी माही, आप मुझे ना बंद कीजिए और खाना खाइए, ठंडा हो जाएगा। आरव, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे खाना खाना चाहिए या नहीं। माही, ओके, आपकी मर्ज़ी। खाना है तो खाइए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। आरव हैरान था। वह बस यही सोच रहा था, ये इसको अचानक क्या हो गया है? कल तक जो माही उसके आगे एक शब्द नहीं बोलती थी, अब खामोशी से सुन लेती थी। आज उसे क्या हो गया है अचानक? अचानक से इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया? फिर थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। माही थोड़ी देर रेस्ट करती है और फिर उठकर टीवी ऑन करके गाना सुनने लगती है। गाने की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आरव, जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, वो परेशान हो जाता है। गुस्से से उठकर माही के रूम में जाता है और उस पर चिल्लाता है, ये क्या हरकत है? टीवी का वॉल्यूम धीमा करो, मुझे काम करने में डिस्टर्ब हो रहा है। पर माही उसकी एक न सुनती। वह आरव की बातों पर रिएक्ट ही नहीं करती। आरव, मैंने कहा ना धीरा करो,
एक बार मैं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? माही, क्यों क्यों धीरा करूं? यह मेरा रूम है। मैं अपने रूम में बैठकर सुन रही हूँ, और अगर आवाज बाहर जा रही है तो आप जाकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर लीजिए। पर मैं आवाज धीरी नहीं करूंगी। यह सुनकर आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से से बोलता है, मैं देख रहा हूँ, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। ब्रेकफास्ट में भी मिर्चियाँ खा ली थी क्या? देखो, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, टीवी का वॉल्यूम कम करो, वरना मैं माही। वरना क्या? क्या कर लेंगे आप? मैं भी लास्ट बार बोल रही हूँ, नहीं करूँगी। आरव, ठीक है, अभी बताता हूँ कि क्या कर लूँगा। रुको तुम। वह अंदर जाता है और रिमोट छीनकर जमीन पर पटक देता है, जिससे रिमोट टूट जाता है। माही यह देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या किया आपने? जो किया सही किया। तुम्हारे साथ तो यही करना चाहिए। माही, आपने ये अच्छा नहीं किया। मैं अब पहले वाली माही नहीं हूँ, जो सब सुनती जाऊं और सहती जाऊं। आरव, अच्छा, तो क्या करोगी? अभी बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वह भागकर आरव के रूम में जाती है और टेबल पे रखा लैपटॉप उठाकर जमीन पर पटक देती है। यह देखकर आरव अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। ये क्या किया तुमने? माहिरा, तुमने मेरा लैपटॉप नीचे पटक दिया। वह अपना लैपटॉप उठाकर देखता है तो उसकी स्क्रीन क्रैक हो चुकी थी। वह उसे टेबल पर रख देता है और फिर गुस्से से माही की तरफ बढ़ता है। वह माही का कंधा कसकर पकड़ के दीवार से सटा देता है और गुस्से से बोलता है, तुम्हारी तो। वह कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है और दीवार पर जोर से मारते हुए बोलता है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी लड़की पर हाथ उठाऊं, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि बस जी तो कर रहा है कि तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दूं और कभी अंदर ना आने दूं। माही आरव का गुस्सा देखकर थोड़ा डर जाती है। आरव, पता है माही, इन सब में न तुम्हारी गलती नहीं है। तुम क्या जानो इन चीजों की अहमियत? तुमने कभी देखी है ये कीमती चीजें, ये नौकर चाकर, ये आलीशान बंगलो, ऐसी ऐशो आराम वाली लाइफ, ये सब तो तुम्हारे लिए किसी सपने से कम नहीं होगी ना। तुम्हारे मॉम डैड को पता था मेरे शानो शौकत, मेरे स्टेटस के बारे में, तभी तो देखो उन्होंने तुम्हें मेरे गले बांध दिया। तभी माही गुस्से से बोली, बस कीजिए मिस्टर आरव, बहुत हुआ। आपने समझ के क्या रखा है मेरे माँ बाप को? उन्हें मेरी चिंता थी, तभी मेरी शादी आपसे की, और वैसे भी मेरी शादी आपकी वजह से ही टूटी थी। और रही बात इन कीमती चीज़ों की, तो ये आपको ही मुबारक हो। मैं इसके लिए कोई मरी नहीं जा रही हूँ। अगर आप मेरे कमरे में अपनी सारी कीमती चीज़ें निकाल भी लेंगे ना, तब भी मैं एक चटाई बिछाकर उस पर सो जाऊंगी। मैं गरीब जरूर हूँ पर लालची नहीं, समझे आप? वह रोती हुई वहां से चली जाती है। आरव उसे जाता हुआ देखता रह जाता है और मन में सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन इसे भी तो मेरे लैपटॉप को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। तो मैं क्या करता? मुझे भी गुस्सा आ गया। गलती इसमें सिर्फ और सिर्फ
माही की है। हाँ, पर मुझे भी अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। मैंने भी थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरव को उसके डैड अविनाश का कॉल आता है। बिजनेस से रिलेटेड कोई काम होता है जिसके लिए वह उसे ऑस्ट्रेलिया बुलाते हैं। आरव, लेकिन डैड यहाँ का बिजनेस कौन संभालेगा? बेटा, रजत शर्मा है ना, वो संभाल लेंगे, तुम बस आ जाओ। सिर्फ 1 महीने की तो बात है, अगर ज़रूरी ना होता तो मैं तुम्हें ना बुलाता। ओके डैड, मैं कल सुबह ही निकलता हूँ। अगले दिन आरव सुबह तैयार हो जाता है। उस वक्त माही सो रही थी। वह माही को बिना बताए सुबह ही फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाता है। वह यहाँ का बिजनेस रजत शर्मा को 1 महीने के लिए सौंप कर चला जाता है। इधर माही 1 महीने अपने मन से रहती है। कोई रोक टोक नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वह सुकून से ये महीना बिताती है, टीवी देखती है, खाती है, पीती है, खूब इंजॉय करती है। बस घर से बाहर कदम नहीं रखती, क्योंकि ये आरव का ऑर्डर था। जब वह जा रहा था तब उसने संदीप को बुलाकर समझा दिया था कि माही को क्या करना है और क्या नहीं। माही जब सोकर उठती है तब संदीप उसको सब बता देता है कि आरव सर ने क्या कहा है करने को और क्या नहीं। माही तो ये सुनकर खुश हो जाती है कि आरव 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया है, पर दूसरे ही बस उसकी इतनी सारी रूल रेगुलेशन सुनकर उसका मुंह बन जाता है। वह मन में सोचती है, इस खड़ूस ने जाते जाते भी मुझ पर पाबंदी लगा दी। फिर वो संदीप से पूछती है, वैसे क्या बोला है तुम्हारे सर ने? तब संदीप, मैम, उन्होंने कहा है कि आप जैसे चाहें वैसे रहें इस घर में, जैसे चाहें वैसे खाएं पिएं, पर आप आरव सर के रूम में नहीं जाएंगी। घर के बाहर भूल कर भी कदम नहीं रखेंगी, क्योंकि मीडिया हमेशा चौकन्ना रहता है, और घर में कहीं भी गंदगी नहीं करेंगी। आरव सर को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब माही मुंह बनाकर बोलती है, क्या? तो क्या मैं तुम्हारे सर को छोटी बच्ची दिखती हूँ जो जगह जगह गंदगी करती फिरूंगी? और क्या कहा है तुम्हारे सर ने? संदीप, बस इतना ही कहा है सर ने। तब माही मुस्कुराते हुए बोलती है, शुक्र है कि इतना ही कहा, मुझे तो लगा कि वो मेरे सांस लेने पर भी पाबंदी लगा देंगे कि दिन में कितनी कितनी बार सांस लेनी है। यह कहकर वह जोर से हंसने लगती है, जिससे संदीप को भी हंसी आ जाती है। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। फिर 1 महीने बाद आरव वापस आता है और अपने रूम की हालत देखकर वह माही पर खूब चिल्लाता है। बस इन्हीं सब पुरानी यादों से वह बाहर आ जाता है। वह फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाता है और बालकनी में खड़ा होकर चांद को निहार रहा होता है कि तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो वह जल्दी से दौड़कर किचन में जाता है, पर वह जैसे ही किचन में जाता है तो देखता है कि माही ज़मीन से सैंडविच उठाकर प्लेट में रख रही थी। तब वह अंदर आता है और पूछता है, ये सब क्या है? तुम तो सो रही थी ना? माही, हाँ, मैं सो रही थी, पर अचानक से मेरी नींद खुली तो मुझे भूख लग गई, इसीलिए मैं किचन में चली आई। आरव, क्या तुमने डिनर नहीं किया था? माही, नहीं, मेरे सिर में दर्द था तो मैं जल्दी सो गई थी, इसीलिए रात में खाना नहीं खाया था, और अभी सैंडविच बना भी लिया था, पर
प्लेट हाथ से छूटकर नीचे गिर गई, जिससे सारा सैंडविच गिर गया। आरव उसे देख रहा था, जो बड़ी मासूमियत से सैंडविच उठा रही थी। उसे उस वक्त पता नहीं क्यों, पर आरव को उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। वो उससे कहता है, तुम हटो, मैं किसी मेट को बोलकर साफ करवा देता हूँ, वरना तुम प्लेट का कांच अपने हाथों में चुबा लोगी और फिर काम बढ़ जाएगा। मैं रीमा से बोल दूंगा, वो तुम्हें दूसरा सैंडविच बना कर दे देगी। तुम जाओ अपने रूम में। माही उसे देखने लगती है। आरव, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं कोई तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा हूँ। तुम अगर दोबारा सैंडविच बनाओगी तो फिर से कुछ न कुछ तोड़ दोगी और काम बढ़ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम अपने रूम में जाओ। रीमा सैंडविच बनाकर तुम्हारे रूम में ले आएगी। तब माही मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और अपने रूम पर आकर बेड पर बैठ जाती है और मुंह बनाते हुए बोलती है, खड़ूस कहीं का, मुझे लगा कि मेरी परवाह कर रहा है। कुछ देर बाद रीमा सैंडविच बनाकर माही को ला कर देती है। वो तुरंत उसके हाथ से प्लेट ले लेती है और उसे थैंक्स बोलकर बड़े चाव से खाने लगती है। आरव दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। बिल्कुल पागल है ये लड़की, ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है और फिर जाकर सो जाता है। अगली सुबह आरव ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो नीचे आकर ब्रेकफास्ट करता है। तभी वहाँ माही आ जाती है। वह भी टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। आरव उसे एक नज़र देखता है और फिर जल्दी जल्दी करके निकल जाता है। माही भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो ब्रेकफास्ट करती है और अपने रूम में आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है तो संदीप दरवाज़ा खोलता है। सामने दो लोग को देखकर चौंक जाता है। अरे कुणाल सर, शालिनी मैम, आप आइए ना प्लीज़। तभी कुणाल बोलते हैं, आरव कहाँ है? उससे बात करनी है। तो संदीप बोलता है, सर तो ऑफिस के लिए निकल गए, कुछ देर हुआ, पर माही मैम है, उनको बुला दूं? तभी वो शालिनी बोली, हम तुम्हारी मैम से बात करके क्या करेंगे, हमें तो तुम्हारे आरव सर से मिलना था। तभी माही सीढ़ियों से उतरकर नीचे आते हुए बोलती है, कौन है संदीप? मैम, ये कार्तिक सर के मॉम डैड हैं, मिस्टर कुणाल कपूर और मिसेज शालिनी कपूर। माही, ओ नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? कार्तिक के मॉम डैड एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर माही को देखते हैं और बोलते हैं, हेलो, हम ठीक हैं। तुम ही माही हो? जी, मैं ही माही हूँ। वैसे आप खड़े क्यों हैं? प्लीज़ बैठिए। कुणाल, नहीं नहीं, हम सिर्फ आरव से मिलने आए थे, पर वो यहाँ नहीं है, तो अब हम चलते हैं। फिर वह दोनों उठ जाते हैं और जाने लगते हैं कि तभी शालिनी को अचानक चक्कर आ जाता है और वो गिरने लगती है। कि तभी माही उन्हें संभाल लेती है। आंटी, आप ठीक हैं? कुणाल कपूर भी घबरा जाते हैं। माही, संदीप, जल्दी से पानी लाओ। संदीप, जी मैम, अभी लाता हूँ। वह भाग कर जाता है और पानी लाता है। तब तक माही कुणाल की मदद से शालिनी को सोफे पर लिटा देती है और फिर उन पर पानी का छींटा डालती है। तभी शालिनी अपनी आंखें खोलती हैं और धीरे से उठकर बैठती हैं। माही, संभल कर आंटी। तभी कुणाल, शालिनी तुम ठीक तो हो? मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। शालिनी, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। थैंक यू माही, चलिए घर चलते हैं। माही, लेकिन आंटी, आप ऐसी हालत में घर कैसे जाएंगी?
मेरी माने तो थोड़ी देर यहीं आराम कर लीजिए। तभी कुणाल, आई थिंक ये ठीक कह रही है, हमें थोड़ी देर यहीं रुकना चाहिए, तुम्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। माही उनसे चाय नाश्ते के बारे में पूछती है तो वो लोग मना कर देते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद शालिनी कुणाल से बोलती है, चलिए अब हम चलते हैं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तब कुणाल शालिनी से धीरे से बोलते हैं, मुझे लगता है कि हमें एक बार माही से कार्तिक के बारे में पूछना चाहिए, क्या पता इसको कुछ मालूम हो। शालिनी, इसे कैसे पता होगा? आपको लगता भी है कि आरव इसको कुछ बताता होगा? वह तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। माही उन दोनों को कब से देख रही थी, जो कब से आपस में फुसुर कर रहे थे। माही हिम्मत करके पूछ लेती है, क्या बात है आंटी अंकल, आपको मुझसे कुछ पूछना है? तब कुणाल, हाँ, हमें कार्तिक के बारे में पूछना था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ है? माही, नहीं अंकल, मुझे नहीं पता कि कार्तिक जी कहाँ है। मैंने तो उन्हें 6 महीने पहले देखा था, तब से अब तक नहीं देखा। शालिनी, देखा, मैंने कहा था ना कि इसे नहीं पता होगा। कुणाल, कोई बात नहीं, पूछने में क्या हर्ज है, और वैसे भी बात हमारे बेटे की है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तब शालिनी कुछ नहीं बोलती। माही, वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि क्या बात है, शायद मैं आपकी इसमें कोई मदद कर पाऊँ। तब कुणाल माही को सारी बात बता देते हैं और बोलते हैं, हम दोनों बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका गए हुए थे, आज ही अमेरिका से वापस आए हैं, पर जब घर गए तो घर में ताला लगा हुआ था, वहाँ पूजा भी नहीं थी। माही, ये पूजा कौन है? शालिनी, हमारी बेटी कुछ दिन पहले ही लंदन से अपनी स्टडी कंप्लीट करके आई है, मुझे लगता है कि वो कार्तिक के साथ ही होगी। हमने उसे कॉल किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। लगा कि आरव को पता होगा कि वो दोनों कहाँ हैं, क्योंकि वो तीनों की बॉन्डिंग काफ़ी। कुणाल, कार्तिक तो दोस्त है आरव का, और पूजा भी उसकी दोस्त कम नहीं है, इसीलिए हम यहाँ चले आए। तब माही सब सुनने के बाद एक लंबी सांस भरती है और बोलती है, देखिए आंटी अंकल, मुझे कोई हक तो नहीं है आपके पारिवारिक मुद्दों में बोलने का, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ गलत आप दोनों हैं। यह सुनकर दोनों गुस्से से माही को देखने लगते हैं और शालिनी तो गुस्से से बोलती हैं, कहना क्या चाहती हो तुम? अब तुम हमें ये बताओगी कि हम गलत हैं या सही? माही, देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिए, जब तक आप अपने बाबा की इज्जत नहीं करेंगे, उन्हें सम्मान नहीं देंगे, तो ये उम्मीद आप कार्तिक जी से कैसे कर सकते हैं कि वो भी आपको समझें, इज्जत दें, सम्मान दें। जो आप अपने बाबा के साथ करेंगे वही तो आपके साथ करेंगे। आपकी बातों से लगता है कि वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करते हैं, कृपया आप उन्हें उनसे अलग मत कीजिए। तब कुणाल, देखो माही, मैंने अपने डैड को नहीं कहा कि वो हमसे अलग रहें, वो खुद ही हमारे साथ नहीं आए रहने, उन्हें तो बस अपना गांव ही प्यारा था और हमें वहाँ रहने में प्रॉब्लम हो रही थी। माही, अंकल, आप लोगों ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए मनाया भी तो नहीं ना? अगर आप उन्हें प्यार से मनाते तो वो ज़रूर आपके साथ आते। माही, प्लीज़ अंकल आंटी, आप मेरी बात को समझिए, अभी वक्त है, कार्तिक जी को मना लीजिए।
वरना कल को भगवान न करे जो काम आपने अपने बाबा के साथ किया वही काम वह आपके साथ ना करें। वैसे कार्तिक जी अच्छे इंसान हैं, पर वक्त और हालात कभी-कभी इंसान को बदल देते हैं। माही उन्हें बहुत देर तक समझाती है। आगे आप समझदार हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। वो दोनों माही की बात बहुत गौर से सुन रहे थे और उसकी बातों का उन दोनों पर असर हो रहा था। कुणाल, नहीं बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम सही कह रही हो, गलती हम दोनों की ही है। हम अपने बच्चे को समझ नहीं पाए और डैड के साथ भी हमने अच्छा बिहेव नहीं किया। शालिनी, हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों को डैड से माफ़ी मांगनी चाहिए। कुणाल, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे और उन्हें घर आने के लिए मनाएंगे और कार्तिक को भी ढूंढ कर वापस लाएंगे और उससे भी माफ़ी मांगेंगे। यह सुनकर माही एकदम खुश हो जाती है। शालिनी बोलती है, बेटा, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तुम तो उससे अलग निकली, और आरव के मॉम डैड ने तुम्हारे बारे में जो बातें बताई थीं मुझे तो लगता है कि वो सब गलत है। उन्होंने तुम्हें समझा ही नहीं। तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। कुणाल, हाँ माही बेटा, हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम चलते हैं। वह दोनों माही को बाय बोलकर चले जाते हैं। माही आज बहुत अच्छा फील कर रही थी क्योंकि उसने टूटे हुए और रिश्तों को जोड़ दिया था। घर पहुंचकर कुणाल फिर से पूजा को कॉल करते हैं। इस बार फ़ोन स्विच ऑफ नहीं था। पूजा कॉल उठा लेती है। कुणाल, पूजा, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें हम कॉल कर रहे हैं। तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था? पता। पूजा, मैं ठीक हूँ डैड। वो एक्चुअली फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो गया था, इसीलिए फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। डोंट वरी, और मैं घर पर ही तो हूँ, कहाँ जाऊँगी। कुणाल, झूठ मत बोलो, तुम घर पर नहीं हो। पूजा शॉक्ड हो जाती है। इनको कैसे पता कि मैं घर पर नहीं हूँ? तभी कुणाल, यही सोच रही हो ना बेटा कि मुझे कैसे पता? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम दोनों इस वक्त घर पर ही हैं। हम इंडिया वापस आ गए हैं। यह सुनकर पूजा चौंक जाती है। पूजा, डैड, वो आप दोनों अमेरिका से वापस कब आए? आपने बताया भी नहीं। कुणाल, मुझे पता है पूजा, तुम कार्तिक के साथ हो। मेरी बात कराओ उससे अभी। तब पूजा कार्तिक की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए कहती है, कार्तिक, मॉम डैड इंडिया वापस आ गए हैं। वो अभी घर पर ही हैं। डैड तुमसे बात करना चाहते हैं। कार्तिक, मुझे नहीं करनी, तुम ही कर लो। पूजा, कार्तिक, एक बार बात कर लो प्लीज़ मेरे भाई। कार्तिक, ओके फाइन, तुम कह रही हो इसीलिए कर रहा हूँ, वरना मैं बहुत नाराज़ हूँ उनसे। पूजा मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक्स ब्रो। पूजा कार्तिक को फ़ोन दे देती है। कार्तिक, हाँ बोलिए। कुणाल, बेटा मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कार्तिक, देखिए डैड, मैं आप दोनों को तभी माफ़ करूँगा जब आप। तभी शालिनी, हाँ बेटा पता है, जब हम दोनों दादू से माफ़ी नहीं मांगेंगे ना, यही बोलने वाले थे ना तुम। अरे बेटा, हम तेरे दादू को ही लेने जा रहे हैं और उनसे माफ़ी भी मांगेंगे। तो क्या तू नहीं चलेगा हमारे साथ? यह सुनकर कार्तिक तुरंत चेयर से खड़ा हो गया। क्या क्या कहा आपने? सच में आप दोनों दादू को लेने जा रहे हैं? कुणाल, हाँ बेटा, हम तेरे दादू को ही लेने जा रहे हैं।
अब तू बस पूजा के साथ जल्दी से घर आ जाना, हम सब साथ चलेंगे। कार्तिक, ओ मॉम डैड, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। आई लव यू मॉम डैड। मैं पूजा को लेकर बस अभी निकलता हूँ। कुणाल, लव यू टू बच्चा, बस अब जल्दी से घर आ जा। वो फ़ोन रख देता है और पूजा को पकड़कर घुमा देता है। पूजा पूजा पूजा, आई एम सो हैप्पी यार। पूजा हंसते हुए बोलती है, बस कर कार्तिक, मैं गिर जाऊंगी। कार्तिक, तूने सुना ना अभी डैड ने क्या कहा? पूजा, हाँ मैंने सब सुन लिया। आई कांट बिलीव इट कार्तिक कि मॉम डैड मान गए, पर ये हुआ कैसे? कार्तिक, जैसे भी हुआ हो, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ यार। पूजा, हाँ कार्तिक, मैं भी बहुत खुश हूँ। सच में दादू अब हमारे साथ रहेंगे। कार्तिक, हाँ यार, अब जल्दी चल, मॉम डैड हमारा वेट कर रहे होंगे, हमें निकलना भी तो है। पूजा, हाँ ब्रो, चलो चलते हैं। फिर वह दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में कार्तिक आरव को कॉल लगाता है। आरव ऑफिस में था। वह अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप में कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। उसके साइड में निशा खड़ी थी। वह बस आरव को ही निहारे जा रही थी। तभी आरव का मोबाइल रिंग होता है, पर वह काम में इतना बिजी होता है कि फ़ोन की रिंग उसे सुनाई नहीं दे रही थी। तब निशा बोलती है, सर आपका फ़ोन रिंग हो रहा है। तब आरव अपना मोबाइल उठाकर देखता है तो कार्तिक का कॉल होता है। वह निशा से बोलता है, मिस निशा, अभी आप बाहर जाइए, जब मैं आपको बुलाऊं तब आप आइएगा। निशा, ओके सर। फिर वह बाहर चली जाती है। आरव फ़ोन रिसीव करता है। हाँ कार्तिक, बोल। कार्तिक, आरव, मुझे पता है आज क्या हुआ। नहीं, तू ही बता दे। वैसे आज तू बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? पूछ मत यार, इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? कार्तिक, तुझे पता है आज अमेरिका से वापस आ गए। आरव, क्या? अंकल आंटी अमेरिका से आ गए? तो ये तो टेंशन वाली बात है। तू इतना खुश कैसे? कार्तिक, सुन तो, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं। मॉम डैड गांव जा रहे हैं दादू को लेने आज ही। मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। अभी मैं बस घर ही जा रहा हूँ, वहाँ से हम सब साथ गांव जाएंगे। आरव, क्या? सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ यार। कार्तिक, मैं भी। आरव, आज अच्छा फील हो रहा है। बोलते बोलते दोनों इमोशनल हो गए। आरव, वैसे कार्तिक ये चमत्कार हुआ कैसे? वो मान कैसे गए? कार्तिक, आई डोंट नो यार, ये कैसे हुआ, पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा चल, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। एक्चुअली अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो तुझसे बाद में बात करता हूँ। आरव, मुझे किसी तरह जल्दी से घर पहुँचना है। आरव, हाँ ठीक है, पर तू आराम से ड्राइव करना, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी मत चलाना, समझा तू? कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बाबा, आराम से ही चलाऊंगा, डोंट वरी। ओके, अब चल रखता हूँ। वह बाय बोलकर फ़ोन कट कर देता है। आज आरव कार्तिक के लिए बहुत खुश था। इतने दिनों बाद उसने अपने कार्तिक को इतना खुश जो देखा था। इधर निशा आकर अपने डेस्क के पास रखी चेयर पर बैठ जाती है। तभी निधि बोलती है, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका है? कुछ नहीं यार। निधि, कुछ तो बात है, बोलना। तब निशा उदास होकर बोलती है, क्या बताऊं यार, ये आरव सर तो मुझे जल्दी देखते ही नहीं। आज इतनी खूबसूरत ड्रेस पहनकर आई, सभी मेल स्टाफ ने तारीफ करी, पर सर ने तो नोटिस भी नहीं किया। सब बेकार हो गया। निधि, कोई बात नहीं यार, तू तो जानती है ना, आरव सर को थोड़ा खड़ूस नेचर के हैं, जल्दी किसी भी लड़की को भाव नहीं देते, और वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़कियों ने उनको पटाना चाहा, पर उन्होंने किसी भी लड़की को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। तो तू इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, तू बस लगी रहे।
क्या पता तेरी ये कोशिश एक दिन रंग ले आए। निशा, हाँ यार, तू सही कह रही है, मुझे अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। निधि, ये हुई ना बात। दोनों हंसने लगती हैं। तभी आरव का कॉल आता है। मिस निशा, केबिन में आइए। जी सर, अभी आई। वह खुश होते हुए जाती है। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। मिस निशा, ज़रा चेक करके बताइए कि आज मेरी कितनी मीटिंग है। जी सर, अभी चेक करती हूँ। सर, आज आपकी 2 मीटिंग है, एक मिस्टर सक्सेना के साथ और दूसरी मिस्टर सिन्हा के साथ। आरव, ओह ओके, आज तो बहुत काम है, मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा। ठीक है मिस निशा, आप जाइए और लंच कर लीजिए, लंच टाइम हो गया है। जी सर, आप लंच नहीं करेंगे? मैं ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद करूँगा, आप जाइए। ओके सर। यह कहकर वो चली जाती है। आरव को काम करते करते ऑफिस में 8 बज जाता है। वैसे वो हमेशा ऑफिस से 5 बजे तक घर आ जाता था, पर आज ज़्यादा लेट हो गया था। वह जल्दी से घर पहुंचता है और संदीप से बोलता है, संदीप जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी सर। संदीप खाना लगा देता है। फिर थोड़ी देर बाद आरव फ्रेश होकर नीचे आता है और आकर टेबल पर बैठ जाता है। आरव, अरे वाह, आज तो डिनर में बहुत सारी डिशेस बनी हैं। पनीर की सब्जी, पूड़ियाँ, छोले भटूरे, पुलाव और मेरी फेवरेट खीर। अरे वाह, आज का खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझसे तो अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आरव जैसे ही खाना स्टार्ट करता है तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये स्वाद तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तब वह संदीप को आवाज़ देता है। संदीप आता है तो आरव उससे तुरंत पूछता है, ये खाना किसने बनाया है? संदीप, सर ये सारा खाना माही मैम ने बनाया है। तब आरव को याद आता है, अरे हाँ, ये तो माही के हाथों का टेस्ट है। याद आया, जब मैं उसके गांव गया था तब मैंने उसके हाथों का खाना खाया था, बहुत टेस्टी बना था। वैसे तो बहुत नकचड़ी है, पर खाना बहुत टेस्टी बनाती है। संदीप, आज तुम्हारी मैम ने खाना कैसे बना दिया? रोज़ तो शेफ़ ही बनाते हैं। वह खीर खाते हुए बोलता है। संदीप, क्योंकि सर आज वो बहुत खुश थी इसीलिए। आरव चौंक कर पूछता है, खुश? पर किस लिए? तब संदीप आरव को सारी बात बता देता है। यह सब सुनकर तो आरव एकदम शॉक्ड हो जाता है और खीर उसके गले में अटक जाती है तो वो खांसने लगता है। तब संदीप जल्दी से उसे पानी देता है। वो पानी पीता है। सर आप ठीक तो हैं? मैं अब ठीक हूँ, तुम आगे बताओ। संदीप, सर फिर कार्तिक सर के मॉम डैड माही मैम की तारीफ करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये सब सुनकर तो आरव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि माही ऐसा कुछ भी कर सकती है। आरव खाना खत्म करके ऊपर जाता है और सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी झगड़ालू लड़की किसी टूटे रिश्ते को जोड़ भी सकती है। आई कांट बिलीव इट। वह सोचते सोचते जा ही रहा होता है कि तभी वह माही से टकरा जाता है, जिससे दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। माही नीचे होती है और आरव उसके ऊपर। कुछ देर दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ही होती हैं। तभी माही चिल्लाती है, अरे मिस्टर आरव, उठिए मेरे ऊपर से, क्या मेरी जान निकल जाएगी तब उठेंगे? आरव, ओ सॉरी, यह कहकर वह जल्दी से उठ जाता है। माही, आप देखकर नहीं चल सकते थे, मुझ बेचारी के ऊपर गिर गए अपना भारी भरकम वजन लेकर। ओ हेलो, तुम कोई बेचारी नहीं हो, समझी? और तुम भी तो देखकर चल सकती थी ना, मुझसे टकराने की क्या ज़रूरत थी? और वैसे इतनी रात में कहाँ भटक रही हो? आपको इससे क्या, मैं जहाँ भी भटकूं, प्यास लगी थी इसीलिए पानी लेने जा रही थी। अब हटिए मेरे रास्ते से, मुझे जाने दीजिए।
तो जाओ ना, मैंने कौन सा तुम्हें पकड़ के रखा है, खड़ूस कहीं का। जब देखो तब मुझ पर बरसता ही रहता है। वह मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। आरव उसको जाते हुए देखता रहता है। वैसे मैं इसे पसंद तो नहीं करता, पर आज जो इसने किया वो सच में तारीफ के लायक है। आरव हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन आरव तैयार होता है ऑफिस के लिए कि तभी नीचे रखा टेलीफोन बजने लगता है। संदीप जाकर उठाता है, फिर आरव को आवाज़ देता है, सर आपके लिए कॉल है। ठीक है, आता हूँ। वो सीढ़ियों से उतर कर नीचे आता है। संदीप फ़ोन उसे पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है। आरव, हेलो, उधर से आवाज़ आती है। हेलो मिस्टर आरव कपूर। आरव, जी बोल रहा हूँ, कहिए। मिस्टर कपूर, आज शाम हम एक बड़ा अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हमें इंडिया की टॉप 10 कंपनी को इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें जो कंपनी बेस्ट होगी उसे अवार्ड दिए जाएंगे। आरव, इतना बड़ा फंक्शन है, आई एम श्योर कि ये आज तो डिसाइड हुआ ही नहीं होगा, तो आप मुझे इतना लेट इनवाइट क्यों दे रहे हैं? यस सर, यू आर राइट। एक्चुअली सर, हमने पहले ही सभी कंपनीज को इनवाइट कर दिया था, बट कुछ रीज़न की वजह से हम आपको इनवाइट नहीं कर पाए थे, इसीलिए लेट इनवाइट कर रहे हैं। इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ सर, हमारा ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। प्लीज़ सर, आप और आपकी वाइफ हमारे इस फंक्शन में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर। आरव, ओके, हम ज़रूर आएंगे, डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय। कॉल कट जाता है। आरव, संदीप, मेरे डिज़ाइनर को कॉल करो और उससे कहो कि वह जल्दी से जल्दी यहाँ। ये अवार्ड फंक्शन काफ़ी बड़ा और हाई फाई है। इसमें बड़े बड़े हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन शामिल होने वाले हैं, इसीलिए इसके चर्चे हर जगह चल रहे हैं। सबको पता चल गया है कि इसमें आरव की कंपनी को भी इनवाइट किया गया है। आरव को उसके डैड का कॉल आता है। हेलो आरव, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए बेटा। देखना, ये अवार्ड हमारी कंपनी को ही मिलेगा। आरव, आई विश कि ऐसा ही हो डैड। अविनाश, अच्छा ये लो, अपने मॉम से बात करो, कब से तुमसे बात करने के लिए उतावली हुई जा रही। आरती, हेलो आरव, आई एम सो हैप्पी बेटा। मैं इतनी खुश हूँ कि बता भी नहीं सकती। बस तू इस फंक्शन में उस माही को मत लेकर जाना। आरव, नहीं मॉम, मैं उसको लेकर नहीं जाऊँगा, डोंट वरी। आरती, ठीक है, चल अब तू जा और शाम की तैयारी कर। रखती हूँ, बाय बेटा। आरव, बाय मॉम। तभी माही, जो आरव के पीछे खड़ी थी, सब सुन लेती है और बोलती है, मैं भी चलूँगी आपके साथ। आरव, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? माही, क्यों? आरव, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम और उस फंक्शन में जाओगी? तुम जानती भी हो कि वहाँ कितने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग आएंगे, चारों तरफ मीडिया होगी, तुम मैनेज नहीं कर पाओगी। माही, मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी चलूँगी। और वैसे भी उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है। आरव, तुम्हें कैसे पता? माही, जब आप फ़ोन पर बात कर रहे थे तो मैंने दूसरे फ़ोन से सब सुन लिया। आरव मन में सोचता है, क्या लड़की है, ये हमेशा 4 कदम आगे ही रहती है। एनीवे, देखो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुमने अगर वहाँ मेरी बेइज्जती करा दी तो। माही, देखिए, आप कोई बहाना नहीं बना सकते, आपको मुझे लेकर चलना पड़ेगा। आरव, अगर नहीं ले गया तो? माही मुस्कुराते हुए, तो फिर मैं आपको भी नहीं जाने दूंगी। आरव, ओ गॉड, ये लड़की मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? यह तो चिपक ही गई है। मैं इसे ऐसे कैसे ले जा सकता हूँ? वहाँ कुछ सोचना पड़ेगा।
फिर वह कुछ देर सोचता है और तब उसे एक आइडिया आता है। अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ चलना है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूँगा, पर मेरी एक शर्त है। माही, शर्त? कैसी शर्त? आरव बोलता है, आज मेरा डिज़ाइनर आ रहा है कुछ डिज़ाइनर कपड़े लेकर। उसमें तुम्हारे लिए भी डिज़ाइनर कपड़े होंगे, तो बस तुम्हें उन्हीं में से एक ड्रेस चुननी है और तुम्हें उसी ड्रेस को पहनकर मेरे साथ चलना होगा। तो बोलो, मंजूर है? माही कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। आरव मन में सोचता है, अब देखना माही कि तुम कैसे आती हो मेरे साथ, खुद ही मना कर दोगी चलने से। यह सोचकर वह मुस्कुरा देता है। माही सोचती है, पता नहीं इस खड़ूस ने अपने दिमाग में क्या खिचड़ी पकाई है, पर मैं भी माही मल्होत्रा हूँ, पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटूंगी, साथ में तो जाकर ही रहूंगी। वैसे भी मैं घर में पड़े पड़े बहुत बोर हो रही हूँ। कुछ देर में आरव अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वह अपने केबिन में जाता है, तभी उसके पीछे पीछे निशा पहुंच जाती है। गुड मॉर्निंग सर। आरव, गुड मॉर्निंग मिस निशा। आज आप बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं, और आपके हाथ में ये केक कैसा? क्या बात है, किसी का बर्थडे है क्या आज? निशा, हाँ सर, आज मेरा बर्थडे है। आरव, ओ हैप्पी बर्थडे निशा। थैंक यू सर, आज सब स्टाफ ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो इसीलिए मैं ये केक आपके लिए भी लाई हूँ। आरव, थैंक यू सो मच। वह केक का एक छोटा सा पीस उठाता है और उसमें से वह थोड़ा निशा को खिलाता है और फिर खुद खा लेता है। निशा, सर, आप आज रात मैंने छोटी सी पार्टी रखी है, अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि शाम को आपको अवार्ड फंक्शन में जाना है, इसीलिए पार्टी मैंने रात में रखी है। आरव, ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगा। निशा खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच सर। तभी निशा का पैर अचानक मुड़ जाता है, जिससे निशा गिरने वाली होती है कि तभी आरव उसे पकड़ लेता है। वह तो आरव पे ही खो जाती है। तभी आरव बोलता है, संभाल कर निशा। वह निशा को सीधा खड़ा करता है। आपका ध्यान किधर है? अभी आप गिर जाती। निशा, सॉरी सर, पता नहीं कैसे हो गया। आरव, कोई बात नहीं। निशा की धड़कन बढ़ जाती है। वह उस पल को बार बार सोचकर मुस्कुराए ही जा रही थी। आरव, वैसे निशा, आपने मुझे बताया नहीं कि आपने पार्टी कहाँ रखी है। निशा, सर, मैंने पार्टी अपने घर पर रखी है। आरव, ओके, फिर आप मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपका घर तो नहीं देखा है। निशा, जी सर, अभी कर देती हूँ। उधर माही कब से डिज़ाइनर का इंतज़ार थी कि तभी संदीप उसके पास आता है। माही मैम, कार्तिक सर का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। माही, मुझसे बात करना चाहते हैं? जी मैम। फिर वह माही को फ़ोन देकर चला जाता है। माही फ़ोन रिसीव करती है, तभी कार्तिक, हेलो माही भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पूछिए मत भाभी, आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि बस आपने जो मेरे लिए किया है ना, मैं कैसे आपसे थैंक्स कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। प्लीज़ कार्तिक जी, ऐसा मत कहिए, ये तो आपका प्यार था अपने दादू के लिए जो जीत गया। सच में भाभी, आप बहुत स्वीट हैं। पता नहीं आरव कैसे आपको नहीं पहचान पाया। वैसे भाभी, आप मुझे कार्तिक जी मत बोलिए, सिर्फ कार्तिक बोलिए, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके कार्तिक जी, सॉरी कार्तिक। यह कहकर माही हंसने लगती है, जिससे कार्तिक को भी हंसी आ जाती है। अच्छा भाभी, अभी रखता हूँ, जब वापस आऊँगा तो आपसे मिलकर बात करूँगा। माही, हाँ ज़रूर कार्तिक, मैं भी इंतज़ार करूँगी। आप अपने पूरे परिवार के साथ आइएगा और अपने दादू को भी साथ लाइएगा।
जी भाभी ज़रूर। फिर कार्तिक बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद डिज़ाइनर भी आ जाता है। इधर आरव निशा से पूछता है, निशा क्या आज मेरी कोई मीटिंग है? ज़रा चेक करके बताइए। निशा, सर आज तो आपकी कोई मीटिंग नहीं है। आरव, ओह ये तो अच्छी बात है, आज मैं जल्दी घर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद लंच टाइम हो जाता है। इसके बाद आरव जल्दी जल्दी ऑफिस का सारा काम निपटाता है और फिर 3 बजे ही घर के लिए निकल जाता है। निशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज आरव सर उसके घर आएंगे। बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसीलिए वह भी जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। इधर माही उस डिज़ाइनर को बैठने को बोलती है और उसके लिए चाय नाश्ता लगवाती है। वह डिज़ाइनर माही से पूछता है, आरव सर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। माही, ऑफिस गए हैं। वैसे आप कौन हैं? माही, जी मैं उनकी वाइफ मिसेस माही मल्होत्रा। वह मल्होत्रा बोलते बोलते रुक जाती है और अचानक से बोलती है, माहिरा कपूर। ओ, और मैं राघव सिन्हा, आरव सर का डिज़ाइनर। आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेस कपूर। माही, जी मुझे भी मिस्टर सिन्हा। तभी आरव आ जाता है। अरे राघव, तुम आ गए। राघव, हेलो सर, मैं आपके और आपकी वाइफ के लिए डिज़ाइनर कपड़े लाया हूँ। आरव, अरे वाह, गुड। तो चलो सारे कपड़े माही को दिखाओ, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी सर, श्योर। आइए मैम। माही मन में सोचती है, इस खड़ूस को क्या हो गया है, इतने प्यार से बात कर रहा है। पता नहीं कैसे कैसे कपड़े होंगे, पसंद आएंगे भी या नहीं, देखती हूँ। वह राघव के साथ जाती है। राघव अपने असिस्टेंट से बोलता है, ईशा मैम को सारे कपड़े दिखाओ। जी सर। देखिए मैम। माही जब उन कपड़ों को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। वह मन में सोचती है, यह तो बहुत ही ज़्यादा छोटी ड्रेसेस हैं, मैं इन्हें कैसे पहन सकती हूँ। तभी आरव वहाँ आ जाता है। माही को ऐसे शॉक्ड देखकर वह अंदर से बहुत खुश होता है। अब आएगा मज़ा। माही, तुम तो यह शॉर्ट ड्रेस पहनने से रही। वह माही के पास आता है और बोलता है, मेरी जान कैसी लगी सारी ड्रेसेस। वह जानबूझकर माही को चिढ़ा रहा था। वह उन लोगों के सामने माही से बहुत प्यार से बात कर रहा था, क्योंकि वह माही से कितनी भी नफरत करता हो, लेकिन अकेले में उससे जितना भी झगड़ा कर ले, पर दूसरों के सामने वह उससे बहुत अच्छे से पेश आता था, क्योंकि दुनिया की नज़र में वह उसकी पत्नी है। इसीलिए वह उससे एक अच्छे पति की तरह बिहेव करता था। या वह नहीं चाहता था कि उन दोनों के खराब रिश्तों के बारे में किसी को भी पता चले। वह दूसरों के सामने कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखना चाहता था। माही को तो उसकी बातें सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि बस वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए प्यार से बोली, वैसे मिस्टर राघव, मुझे ये कपड़े कुछ खास पसंद नहीं आए। आप मेरे लिए कोई बढ़िया सा गाउन मंगवा दीजिए प्लीज़। राघव, वाई नॉट मैम, श्योर। अगर आपको ये ड्रेसेस पसंद नहीं आई तो मैं आपके लिए डिज़ाइनर गाउन मंगवा देता हूँ, आप उनमें से कुछ चूज़ कर लीजिएगा। तभी आरव बोला, नहीं, आई मीन यह सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ आज इन्हीं में से कुछ पहने। यह सुनकर तो माँ का खून ही खौल उठा। खड़ूस कहीं का, लगता है मुझे ये कपड़े पहना कर ही रहेगा। माही उन दोनों के सामने उसे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आरव उसे फोर्स करने लगता है। तब माही को मजबूरन उनमें से एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस निकालनी पड़ती है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था ऐसी ड्रेस पहनने का। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे वाह माही, तुमने तो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस निकाली है।
तो जाओ और जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। माही तो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। कर भी कुछ सकती नहीं थी, क्योंकि डिज़ाइनर और उसकी असिस्टेंट सामने ही खड़े थे। ड्रेस लेकर चली जाती है। तब आरव बोलता है, चलो अब मुझे भी दिखाओ कि कौन कौन सी ड्रेस लाए हो, मैं भी उनमें से कुछ पसंद कर। जी श्योर। यह देखिए, आरव उनमें से एक मरून कलर का कोट पैंट और वाइट शर्ट निकालता है और फिर पूरा सूट लेकर वह भी रेडी होने लगता है। इधर माही वो ड्रेस बेड पर रख कर बस उसे ही देख रही थी। सोचती है, कैसे पहनूं इसको, कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं है, क्या करूं? अगर नहीं पहना तो वो खड़ूस मुझे साथ नहीं ले जाएगा। एक बार कोशिश करती हूँ। वह कैसे कैसे करके उसे ट्राई करती है। फिर वह शीशे के सामने आती है तो शर्म से लाल हो जाती है। अरे यार, ये तो ज़्यादा ही छोटी है। माही उसे बार बार नीचे खींच रही थी। उधर आरव रेडी हो जाता है। वह मरून कलर की कोट पैंट और वाइट शर्ट में एकदम हैंडसम लग रहा था। उसने हाथ में गोल्डन वॉच, पैर में ब्लैक कलर का शूज़ पहना हुआ था और आंखों में चश्मा पहनकर वह किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। आरव तैयार होने के बाद माही के रूम की तरफ जाने लगता है और मन में सोचता है, आई एम श्योर माही ने वो ड्रेस नहीं पहनी होगी। फाइनली अब पीछा छूटेगा उस माहिरा से, मैं अकेला ही जाऊंगा। यह सोचते हुए वह माही के रूम में आता है तो शॉक्ड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।